हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेक आई स्किल्स यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं विकास मिश्रा सर। इन्होंने आरओ 2016 की परीक्षा जो हुई थी हाल ही में उसका रिजल्ट आया है, उसमें 46वीं रैंक प्राप्त की है। और ये मार्गदर्शन करेंगे जो अभ्यर्थी जो दिसंबर में 2020 के लिए आरओ का एग्जाम होने वाला है, उसमें कौन कौन सी बुक पढ़ी जाए और कैसे पढ़ी जाए उसके बारे में सर आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो विकास सर, आप अभ्यर्थियों को कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप सभी आगामी परीक्षा के लिए तत्पर हैं। और मेरी 46वीं रैंक आई है आर ओ आर 2016 मेंस में, फाइनल लिस्ट में। मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वो मैं शेयर करता हूँ। मैंने हर जगह शेयर भी किया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए थे देखते रहते हैं, मैं लिखता रहता हूँ कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप पढ़ते क्या हो। कम सोर्स पढ़ के भी आप अच्छी रैंक ला सकते हो, सेलेक्ट हो सकते हो। और कई दफा आपको अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो आप भटक जाते हो। तो उसमें भटकाव ना होने पाए और आप सटीक स्ट्रेटेजी अपना करके आप अपनी रैंक ले आए और फाइनली आप सेलेक्ट हो जाए और गजेटेड ऑफिसर बन जाए। तो इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। बेसिकली बुक्स, पहले तो मैं बताऊंगा कि आर ओ दो चरण का एग्जाम है। प्रारंभिक परीक्षा पीटी और उसके बाद मेंस। प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं। एक जीएस का पेपर होगा जिसमें 140 क्वेश्चन आते हैं, और एक होगा 60 नंबर की हिंदी वस्तुनिष्ठ जी दूसरा पेपर होता है। दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। अभी बाद में अभी 2016 से शुरू हुई है। तो इसके जो 140 का जीएस है उसमें सारे क्वेश्चन जीएस के, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, साइंस है, साइंस के तीनों क्वेश्चन है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, इसके अलावा रीजनिंग है, मैथ्स है, एग्रीकल्चर है, यूपी है, करंट अफेयर है, सारा क्वेश्चन आता है। 9 सेगमेंट मुझे लगता है कि होते हैं, वो टोटल आते हैं जिनके 15-20 क्वेश्चन का रेशियो होता है। तो आप सभी बेसिकली क्या है कि आपने बेसिक बुक अगर कोई पढ़ी, जैसे हिस्ट्री की बात करें हम, तो आपने बेसिक कोई बुक पढ़ी है, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न पढ़ी है, या आपने मेडिवल या एंशिएंट के लिए जो है आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। तो उसके बाद आपको क्या करने हैं कि पेपर्स लगाने चाहिए। जैसे मैंने क्या किया था कि 10 ईयर्स के पेपर जरूर लगा लो, ये स्ट्रेटेजी में जरूर शामिल करिए। क्योंकि होता क्या है कि आर ओ या ए आर ओ या फिर पीसीएस की जो भी एग्जाम होते हैं उनमें बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड होते हैं। प्रश्न सीधे नहीं पूछे जाएंगे तो उनके कुछ इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन मिल जाते हैं जी। तो अगर आप 10 साल के पेपर लगा लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा होने वाला है। यही बात आपके हिंदी में भी लागू होगी। तो जैसे हिस्ट्री आपने बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद उसके 10 ईयर्स में क्वेश्चन लगा लो। जैसे घटना चक्र से सॉल्व कर सकते हो, या जिस चीज से भी सॉल्व करना चाहो उससे कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए क्या है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, एनसीईआरटी पढ़िए। इसके अलावा एनसीईआरटी के बाद अगर कोई किताब आप पढ़ते हैं, कोई भी किताब, माजिद हुसैन की पढ़ते हैं, महेश बड़वाल की पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं जो ठीक ठाक है, उसको अच्छे से तैयार करके फिर वही बात बोलूंगा कि घटना चक्र सारे 10 ईयर्स के क्वेश्चन लगा लेने चाहिए। बहुत सारा रिपीटेशन होता है। पॉलिटी में भी वही लागू होता है। पॉलिटी के लिए तो रामबाण लक्ष्मीकांत सब कोई बोलते हैं, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ, सभी के लिए परफेक्ट किताब है। तो उसको पढ़िए और उसके बाद 10 ईयर्स के क्वेश्चन लगा लीजिए। साइंस में क्या है कि बेसिकली साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2-4 क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। कभी पूछ ले तो अलग बात है, पर बेसिकली क्या है, साइंस से बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप बायोलॉजी के लिए बेसिक किताबें कोई खास जरूरत नहीं है। इसके लिए जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल ऐसा है कि आप अगर रिसेंट से साइंस कर लेते हैं तो भी काफी है। और फिर 10 ईयर्स के पेपर वही बात फिर आएगी, घटना चक्र ले लीजिए, ठीक से लगा लीजिए, उसे कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लीजिए, वहां से आपकी हो जाएगी। ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हमने बात कर ली। हमने इकोनॉमी की बात करनी है। तो इकोनॉमी में क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन थोड़े रहते हैं, ज्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट वाले। ज्यादातर करंट के क्वेश्चन रहते हैं आर ओ या पीसीएस के प्रीलिम्स में भी। तो उसमें करना क्या है कि आपको करंट से जोड़ के पढ़ना है। यूपी में क्या स्कीम चल रही है, सरकार ने क्या स्कीम चलाई है, सेंटर में कौन सी स्कीम चल रही है, बजट में क्या प्रावधान किया गया है, किस स्कीम के लिए कितना क्या कहा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया से तैयार करने पड़ेंगे। ठीक, तो आप इकोनॉमी के लिए कोई बेसिक बुक अगर आपने पढ़ लिया। सर एक चीज पूछना चाहूंगा कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, क्या इसका भी महत्व है? जरूर, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। आप बेसिक जो इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, बेसिक चलने वाला।
जीडीपी क्या है, जीएमपी क्या है, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आ गए कभी, या स्कीम कोई चल, सेबी की स्थापना कब हुई, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, या मैचिंग कर देता है क्रोनोलॉजी, इंस्टीट्यूशन वगैरह। हाँ इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक के, और जो अभी तक बैंकों का निजीकरण कब हुआ, बैंकों का हाँ कौन सी स्कीम कब आती है, तो वो सारी चीजें मतलब आपको बेसिक करनी पड़ेगी। उसके साथ 10 ईयर्स के जब पेपर लगाएंगे तो चीजें आपको दिखेंगी कि बार बार रिपीट भी हो रही है। जी जी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, ये कब चला, ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2003 की है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब सारी चीजें जो है इनको आप पढ़ते रहते हो। नाबार्ड की स्थापना, सेबी की स्थापना, एक्सिम बैंक के 1982 में, हाँ ये सब कुछ हाँ रहता है। तो ये सब आप उसका समझ लो पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके बाद आप 10 ईयर्स लगाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूशन है या ईयर्स वाले हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। फिर आपको करंट अफेयर से इकोनॉमिक को जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। सरकार जैसे पूछ लेता है उत्तर प्रदेश सरकार का बजट कितना था, ऐसे आंकड़े आ चुके हैं जी। हाँ, या कोई योजना चल रही, सरकारी योजना, आर्थिक योजना जो है वो किस शहर किस जिले से लागू की गई, या कौन सा संस्थान लागू कर रहा है, ये इस तरीके से रहता है। तो करंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो उन पे फोकस करना है। इसके अलावा इकोनॉमिक की बात कर लें तो हमारा बचता है रीजनिंग, मैथ्स, और मैं कहता हूँ कि रीजनिंग से ही ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि अगर 10 ईयर्स के आप रीजनिंग के क्वेश्चन ही सॉल्व कर लें तो कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेस के अगर थोड़ी बहुत आपकी रीजनिंग तैयार है तो आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन लगा लीजिए। पीसीएस के सारे क्वेश्चन सेट में जो आते थे वो लगा लीजिए ठीक से, तो आपके रीजनिंग के 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रहते हैं, वो सारे सही होते हैं। नेगेटिव का खेल है तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए अगर आप सटीक कर सकते हैं तो पुराने पेपर्स लगा के रीजनिंग से भी बढ़िया कर सकते हैं। 12-15 क्वेश्चन रहते हैं, सारे सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से उस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। फिर बात आती है करंट अफेयर, जो कि सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट है, मेजर जो इसमें पार्ट है वो सबसे ज्यादा करंट अफेयर है। मैं तो ये मानता हूँ कि जिसने करंट अफेयर बेहतर कर लिया उसका उस बार सिलेक्शन पीटी में होना है। क्यों होना है? बेसिक क्वेश्चन तो एक लेवल है कि भाई इतने सही कर पाओगे, इतने क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। करंट अफेयर सबसे ज्यादा जो है ना गेम को चेंज करता है, और भाई काफी ज्यादा मार्क्स का आता भी है। बिल्कुल 30 25 27 क्वेश्चन, कभी कभी 22 से लगा के, मतलब 20 से लगा के 25 क्वेश्चन तक का एक रहता है, इतने आने हैं। अच्छा, जिसने करंट खूब अच्छी पढ़ ली तो उसके 25 में आए तो 22-23 तक सही हो जाएंगे, तो उसी दिन उसको पता पड़ जाता है कि मेरा पेपर सही हो गया। है क्या ना कि करंट ही सबको उबार सकता है, डुबा देता है, ऐसा होता है। मान लीजिए किसी ने करंट नहीं पढ़ा तो उसके लिए 10-12 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन सही होंगे। इसने खूब अच्छे से पढ़ लिया तो 25 में 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन का लीड ले सकता है। तो करंट अफेयर बेहतर तरीके से पढ़िए। करंट अफेयर के लिए मैं ये कहूंगा कि आप जो भी सोर्स पढ़ते हैं, जैसे किसी कोई प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता है, बहुत अच्छा है। कोई क्रॉनिकल पढ़ लेता है, कोई मेक आईएएस की करंट अफेयर की सबकी किताब चलती है, बहुत शानदार, उसको पढ़ता है। कोई अपने से नोट्स बनाता है डेली, चाहे तो करिए, पर ये करिए कि आप ये देखिए कि आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी या कुछ देखा आपने, तो आपको ये लगना चाहिए कि भाई हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है क्या उनसे हमारे क्वेश्चन डील हो पा रहे हैं नहीं। ठीक इस तरीके से, जैसे घटना सार है, घटना चक्र की भी किताबें आती है, कोई भी एक किताब पढ़िए। और मैं तो कहूँगा सोर्स ज्यादा मत भटकिए। तब अगर करंट अफेयर भी पढ़ना है तो 1 या 2 सोर्स से ज्यादा मत रखिए। यूट्यूब की भरमार है, मतलब आप देखेंगे करंट अफेयर के लिए हजारों यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं। आरओ एआरओ या यूपीपीसीएस के नाम पे बैंक, रेलवे, एसएससी तैयारी लोग करवा देते हैं, वो सब करते हैं। उससे बच्चे भटक जाते हैं, समझ नहीं पाते मुझे कौन से फैक्ट याद करने हैं, पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो आप स्टैंडर्ड बुक और स्टैंडर्ड संस्थान से जुड़िए, पहली चीज। और कम सोर्स रखिए, 1 या 2 रखिए, उनको बार बार रिविजन करिए। इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी, और नेगेटिव में आपको एक्यूरेसी चाहिए तो वो मेंटेन हो जाएगी। तो आप कोई 1 या 2 मैगजीन या किसी संस्थान का, मान लीजिए आप नोट्स पढ़ते हैं तो फोकस करिए, ज्यादा मत भटकिए कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, ऐसा भी पढ़िए। एक नोट्स को 10 बार पढ़िए, 10 नोट्स को 1 बार नहीं पढ़िए, ये तो कंफ्यूजन बना रहेगा। करंट अफेयर की सबसे खासियत है कि कंफ्यूजन लास्ट टाइम तक बना रहेगा। इसके लिए एक नोट्स या एक किताब आप 10 बार पढ़ लीजिए, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, नेगेटिव में आप बहुत अच्छा कर देंगे। तो ये तो कोई करंट अफेयर की बात। फिर बात आती है उत्तर प्रदेश विषय। हाँ, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं, और अपर में तो खैर पीसीएस में थोड़ा कम हो गया पूछना, लेकिन आरओ में एग्जाम में बहुत आते हैं। ये ध्यान रखना कि बहुत फोकस करता है आरओ के लिए। 8 से 10 क्वेश्चन हाँ बिल्कुल पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं।
इसमें आपके यूपी की जनगणना है उससे भी पूछ लेता है, यूपी के संस्थान है वो भी पूछ लेता है, यूपी की जो योजनाएं चल रही वो पूछ लेगा, यूपी के जो व्यक्तित्व है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा, या यूपी में कोई रोजगार कोई केंद्र है वो पूछ लिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे आपको फोकस करना है। तो बेसिकली क्या होता है, इसके लिए कोई एक किताब जो यूपी को फोकस करती है, जैसे परीक्षा वाणी की आती है किताब, आप सभी पढ़ते होंगे, देखे होंगे, तो उसको कर सकते हैं कि उसे एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसके सारे क्वेश्चन लगा लिए, फिर 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन लगा लो यूपी के, जो बेसिक हैं, जो परंपरागत हैं, जो करंट के नहीं है, परंपरागत हैं, 10 ईयर्स के लगा लो। स्टैटिक है जो हाँ, बने रहते हैं, स्टैटिक है, उनको लगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इनमें कुछ परिवर्तन नहीं होना। जो आंकड़ों से संबंधित है, जो करंट के हैं यूपी से संबंधित, उनको आप करंट से कवर कर लो। जनगणना है तो अभी नई परिवर्तन हुआ, उसको आप आगे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूपी के भी क्वेश्चन 10, 12, 15 हो जाते हैं, और कृषि के भी क्वेश्चन इसमें कुछ आ जाते हैं जो यूपी से जुड़े हुए भी हो जाते हैं कि कोई फसल है कहाँ से संबंधित है। जैसे आंवले के लिए प्रतापगढ़ फेमस, कई बार क्वेश्चन आ गया। तो ये सब आपने अगर पहले से कर लिया, बार बार कर लिया कि कौन सा संस्थान, कौन सा शहर किस चीज के लिए फेमस है यूपी में, तो आपको कहीं ना कहीं वो एग्जाम में टकराएगा और आप सही कर ले जाएंगे। या क्रोनोलॉजी बना के देता है, 4 ऑप्शन दे दिया कि संस्थान मैच करने के दे दिया, तो आपकी अगर जानकारी है पहले से, आपने कहीं सॉल्व कर रखा है या बेसिक किताब से उसे पढ़ रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन डील कर जाएंगे। तो ये होता है यूपी सेक्शन के बाद। तो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी में चर्चा कर ली, पॉलिटी चर्चा कर ली, इकोनॉमिक्स पे चर्चा कर ली, करंट अफेयर पे कर लिया, हमने साइंस पे भी कर लिया। और साइंस में बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना कहूंगा कि बेसिक क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के कॉन्सेप्ट किस तरीके से आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभार होगी। अब केंद्रीय बल से कौन से संबंधित कोई गतिविधि दे दी गई, या जो है प्रकाश के बारे में क्वेश्चन पूछे जाता, तो ऐसे रिलेटेड वन से रिलेटेड जो उपकरण है, हाँ उपकरण है, यानी कि ट्यूशन पढ़ के उससे काम हाँ उससे काम चल सकता है, ज्यादा नहीं। उसके बाद आप घटना चक्र लगा लो ठीक से, मतलब उसके सारे क्वेश्चन लगा लो, बेसिक क्वेश्चन जो है वो लगा लो, उन पे अपना कॉन्सेप्ट बना लो, कैसे भी करके याद कर लो कि भाई हमें एग्जाम में मतलब कोई लड़का हो सकता है बीएससी एमएससी ना किया हो साइंस से, लेकिन अगर उसका बैकग्राउंड नहीं भी है और बेसिक क्वेश्चन की समझ बना के याद करके एग्जाम में चला जाता है, एग्जाम सही कर लिया तो बात, तो एक काम ये कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई 140 नंबर जीएस। फिर आती है 60 नंबर की हिंदी। इसका बड़ा रोल है, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि सिलेक्शन में आपको हिंदी बहुत मतलब रोल अदा करेगी। चक्कर क्या है कि 60 नंबर की हिंदी है, उस 60 नंबर में एक्यूरेसी ऐसी होती है कि लोग 60 में 60, 58, 59, 60 तक ले आते हैं। यानी मेरे 60 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपका पीटी और हाँ 60 में लोग 22-23 भी लाते हैं, 25 लाते हैं, 30 लाते हैं। यानी कोई 30 ला रहा है, कोई 60 में 58, 60 ला रहा है। मेरे हमेशा आरोप में 60 में 60, 58, 59, 60 ये 3 डिजिट रहते थे, आना रहता था, और इसलिए मेरा स्कोर हमेशा शानदार रहता था, पीटी हो चाहे मेंस। चक्कर क्या था, चक्कर यही था कि हिंदी में इतनी अच्छी कमांड कर ली हमने कि वहां सारे 6 टॉपिक हैं, एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हो, इतनी बार रिवीजन कर सकते हो। आपके पास दिसंबर है, मैं अपने सारे दर्शकों से बोल रहा हूँ, दिसंबर का टाइम, 5 दिसंबर को एग्जाम है आपका, इतनी बार रिवीजन कर सकते हो कि वो 6 टॉपिक आपकी उंगलियों पे आ जाएंगे। हर टॉपिक, जैसे आपका पर्यायवाची है, विशेषण विशेष्य है, वाक्यवर्तनी शुद्धि है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, इस 6 के 6 टॉपिक जो है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, 6 टॉपिक ऐसे हैं कि आप कई बार रिवीजन कर सकते हो, और 10 के 10 क्वेश्चन एक्यूरेसी मेंटेन कर लो तो आपका सही हो जाएगा। तो ये है 60 नंबर की हिंदी, जो फिर मेंस में भी आपके काम आनी है। तो इसको आप तैयार करके, तो ऐसा नहीं कि आपके मेंस में नहीं काम चाहिए, वहां बस केवल हाँ टॉपिक 5 रह जाएंगे, एक टॉपिक जो है पर्यायवाची हट जाता है मेंस में, और बाकी 5 टॉपिक से स्कोर वही 60 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से है बात। तो ये हो गया पीटी पे। अगर हम बात कर लेते हैं पीटी पे, तो ये 140 नंबर की जीएस और 60 नंबर की हिंदी, इनसे 200 नंबर से आपका स्कोर बनता है जो पीटी क्रैक करेंगे। तो आप अगर 130 प्लस, अभी जो मेरे चल रही है नेगेटिव में भी 130 के आसपास रहते हैं, 35-40 तक रहते हैं, तो बहुत सेफ हो जाएंगे। और इसी में थोड़ी एक बात और जोड़ूंगा कि नेगेटिव मार्किंग तो कैसे बच्चे लोग डरते हैं, भाई किस तरीके से करते हैं। नेगेटिव मार्किंग कभी कभी तो बहुत बुरी चीज है, तो कभी बहुत अच्छी चीज भी है। क्यों अच्छी चीज है? इसमें तुक्केबाजी नहीं चलती जी, हाँ। तो इसमें क्या होती है, जो जिसका जितना ज्यादा रिवीजन है, जिसने ज्यादा मेहनत करी है, उसको फायदा मिलता है, एक्यूरेट रहता है, बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन सही है, सही है। उसमें करना ये है
कि एक होता है कि आपने बहुत अच्छे जो 10 ईयर्स के पेपर लगाए, उनकी इंफॉर्मेशन से आपको बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट करने को मिल जाएंगे। भाई 4 में से आपको चारों नहीं पता है, क्रोनोलॉजी लगानी, अगर आपको 2 पता है, 2 से आप ट्रिक खेल सकते हैं। भाई देख लिया कि अच्छा 2 ही हो सकते हैं, तो रिस्क ले सकते हैं। 50% वाले 50% आपका रहे। हाँ 50% आपका, हाँ तो ये रहे। तो उससे कई क्वेश्चन अगर 10 करेंगे आपके, तो आप 10 क्वेश्चन ऐसे 50% वाले लेते हैं, 5 अगर आपके सही हो तो आप पॉजिटिव में रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरीके से कहने का सेंस है कि नेगेटिव मार्किंग में एलिमिनेट टेक्निक करना है, एक्यूरेसी पे मेंटेन करना है, करंट अफेयर बेहतर कर लो और सभी पोर्शन में रिवीजन ज्यादा कर लो। तो अगर आप नेगेटिव एग्जाम देने तो ज्यादा अच्छा करोगे, तो नेगेटिव का चक्कर नहीं रहेगा। वही हिंदी की बात भी है, जितना बेहतर आप रिवीजन करके जाएंगे 60 नंबर में आपको उतना ही अच्छा स्कोर मिलेगा। तो ये हो जाएगी बात पीटी की। फिर बात हम करते हैं आरओ के मेंस की। तो आरओ का मेंस जो है 400 नंबर का है, जिसमें 120 नंबर की जीएस है, जो कि वस्तुनिष्ठ है, जो कि प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा में आ चुकी है, एज इट इज है, बिल्कुल सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है उसमें। बस क्वेश्चन केवल 20 कम हो जाते हैं, 140 पीटी में थे और मेंस में 120 जाते हैं। पूरा पोर्शन वही है, वही स्ट्रेटेजी है, कोई अंतर नहीं करना। जो मैंने पीटी के लिए बता दिया वही स्ट्रेटेजी करनी है। 60 नंबर की जो हिंदी है वो भी वही 30 क्वेश्चन आने हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहना है। यहाँ ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 2 नंबर मिलता है, नेगेटिव भी उसी अनुपात में आप कटने वाला है। हाँ तो 3 मतलब 5 पोर्शन है, 6 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर हो जाते हैं। तो वही स्ट्रेटेजी लागू करिए। और हिंदी के लिए हाँ मैंने बताया नहीं कि हिंदी के लिए कैसे पढ़ें। सही हो। बिल्कुल मैं हिंदी के लिए कहूंगा कि आप मार्केट की जो ठीक किताबें हों, जो अच्छे राइटर की, जैसे कोई वासुदेव पढ़ता है, कोई हरदेव बारी पढ़ता है, पीएन पांडे पढ़ता है, तो ये सारी किताबें अच्छे राइटरों की हैं, अच्छी हैं। और एग्जाम वगैरह में जो पेपर वगैरह से शायद किए जाते होंगे, तो अच्छे राइटरों की किताबों से लिया जाता होगा कंटेंट कि भाई इनसे कुछ नहीं है, तो आते हैं वो सारी चीजें हैं। आप किसी भी संस्थान का अगर जैसे मान लीजिए नेक आईएएस कुछ उपलब्ध कराता है तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि क्या है कि मेहनत करके टीम आपको उपलब्ध कराती है। इसके अलावा मेरी भी किताब है, समीक्षा दृष्टि चलती है, मेरे सारे दर्शक जानते भी हैं। जी तो वो क्या है कि मेरी वो समझो 5-6 साल की पूंजी है। जी मैंने जो मेहनत करी, मेहनत के बाद मुझे मेरे कई दोस्त फिरोज आलम भैया हो गए या विशाल भाई हो गए या हमारे पार्टनर हरीश पांडे जी, ये कई लोगों ने भी मुझसे कहा कि आप जी मधुर भाई जो मधुर भाई हमारे जो है छोटे भाई जो एसडीएम उनके सिविल है, सबके सब लोगों ने यही कहा कि भैया आपका अच्छा नोट्स है, इसको जो है ना समाज में लाना चाहिए, आपको मार्केट में लाना चाहिए ताकि और लोग ज्यादा फायदा पाएं। तो मैंने उस नोट्स को प्रिंट करवा दिया, मतलब पब्लिश हो गई मेरी किताब, चलती है किताब, सब लगभग सारे शहरों में है। प्रतियोगी छात्र बहुत ही रेस्पेक्ट देते हैं और बहुत लोगों ने प्रेम दिया उस किताब को। उस किताब का सार ये है कि बहुत संक्षिप्त में है, 84 पेज में है। उस 84 पेज को आप कई बार रिवीजन कर सकते हैं और उससे आपके, मैंने मतलब आरओ का पेपर हुआ था 2016 का ही, मेरी किताब पब्लिश हो गई थी पहले ही, मेरे सिलेक्शन से पहले पब्लिश हुई थी। तो मैंने डाला था कि 56 क्वेश्चन एज इट इज, उसमें से पेज नंबर मैंने सर्कल करके डाल दिया था, मैं प्रोफाइल पे डाला होगा कि ये 56 क्वेश्चन यहाँ से आए। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी किताब के पढ़ने के साथ आपको लगता है रिवीजन करने के लिए कोई संक्षिप्त नोट चाहिए या आप नहीं बना पाए या कोई दिक्कत है, तो आप उसको ले लीजिए और उसको रट लीजिए। तो बहुत कम पेजेस में है, हाँ खूब मोर रिवीजन कर सकते हैं और वो आपके 60 नंबर पीटी में भी और मेंस में दोनों में अच्छा करा देंगे। तो ये बेसिक बात हो गई हिंदी पे कि आप बेसिक किताब पढ़ते हो तो ठीक है, अगर आपको संक्षिप्त में लगता है तो वो चीज कर सकते हो। इसके अलावा जो निबंध वाला, हाँ मैं उसी पे आना चाहता हूँ। 120 नंबर का निबंध होता है, 3 निबंध है 40-40 नंबर के, जो कि बहुत ज्यादा योगदान देते हैं आपकी सिलेक्शन में, आरओ के सिलेक्शन में, क्योंकि सबसे ज्यादा वेरिएशन यही होता है। कोई लड़का 60 पाता है, कोई 80 तक पाता है, कोई 90 तक पा जाता है। तो इस तरीके से 60 से 90 के बीच में 30 नंबर का अंतर है, क्योंकि आरओ में आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर से कितने लोग रुक जाते हैं। आप तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद 280 के आसपास जो मेरिट जाती है वहाँ 2-4 नंबर की फाइट करते हैं। हर बार यही होता है, मेरे साथ भी हुआ है जी। मैं एक नंबर से कई एग्जाम चुका हूँ। तो टारगेट ये रहना चाहिए कि आप जो मेरिट है उससे ऑलरेडी 10 नंबर 12 नंबर आगे ऊपर ही रहे, सेफ रहेंगे। तो सेव करने के लिए निबंध आपका योगदान करेगा जी। क्यों? क्योंकि 120 नंबर का है, आप बेहतर स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो आप बढ़िया लिख जाएंगे। अब उसमें मैं क्या बोलता हूँ, मेरे सारे दर्शकों से बोलता हूँ, जो मैं यूटिलाइज करता हूँ और मैं मतलब जो मैंने प्रयोग किया है वो यही कि आप निबंध लिखिए।
एक सप्ताह में एक या दो, आप अगर बहुत कम लिख पाते तो एक जरूर लिखिए, अगर लिख पाते तो दो लिखिए। निबंध लिखिए, कैसे लिखना है, किसी टॉपिक पे ले लीजिए, आरओ का भी मेंस हुआ था उसके क्वेश्चन उठा लीजिए, जिसके पहले हुए थे उसको उठा लीजिए और उस पर लिखना शुरू कर। अच्छा, कैसे लोग सोचते हैं, कई दर्शक कई प्रतियोगी साथी मुझसे पूछते हैं कि सर निबंध कैसे लिखें, कैसे बेहतर निबंध लिखा जाता है। तो मैं यही बोलता हूँ कि निबंध में बेसिकली क्या है कि आपके सारे जीएस का जो ज्ञान है वो काम आता है, आप कोई स्पेशल तैयारी नहीं करते और ना कोई स्पेशल इसकी तैयारी होती है। पर क्या होता है ना, एक कला है, ये आर्ट है, जितना अभ्यास करेंगे तो जितना निबंध लेखन एक कला है, उसमें आप जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आएगी। तो आप लिखना शुरू करिए एक एक टॉपिक को। आप पहला निबंध हो सकता है बहुत गंदा लिखें, लेकिन जब आप 10वें या 12वें निबंध तक पहुंचेंगे तो आपका लेखन कौशल डेवलप हो चुका है, आपको खुद अच्छा लगेगा। उसमें पहले में और जो बिल्कुल बिल्कुल। तो निबंध पे आपको तीनों पोर्शन पे काम करना है। तीनों पोर्शन की स्टडी जो है वो हम शेयर करते रहते हैं अपने फेसबुक वाल पे भी करते रहते हैं कि निबंध कैसे बेहतर लिखें, और चूज कर सकते हैं आपकी, अगर आपको इन्वायरमेंट से संबंधित निबंध लिखने का मजा आता है या ज्यादा कंटेंट है तो आप उसको फोकस करेंगे। अच्छा सर, निबंध के बारे में एक प्रश्न और है कि नोट्स बनाने का इसमें कितना महत्व है? क्या नोट्स बनाना चाहिए या रैंडमली हम पढ़ते जाए और निबंध लेखन का अभ्यास नहीं, ऐसा नहीं है, नोट्स में भी बनाने की जरूरत है जी। क्यों? क्योंकि आपको किसी भी निबंध को लिखने के लिए कुछ कंटेंट चाहिए होता है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है तो आप पेन ही नहीं चलेगी जी। आपके पास क्या कंटेंट होना चाहिए? आपके पास कुछ होनी चाहिए सूक्तियां, कुछ कथन होने चाहिए, कुछ शायरी होनी चाहिए जिससे आप निबंध की शुरुआत कर सको जी। कोई कविता होनी चाहिए जिससे आप शुरू कर सको जी। साथ में आपको होने चाहिए तथ्य आपके पास, जैसे मान लीजिए जैसे एग्रीकल्चर पे आप लिख रहे हैं जी, किसान त्रासदी या किसान की समस्याएं समाधान से निबंध अखबारों में 2016 में आ गया। तो आप किसानों की समस्याएं बताएंगे लेकिन आप तथ्यों से नहीं देंगे तो प्रामाणिकता नहीं आएगी जी। निबंध में पहली चीज है कि आप उसे बढ़िया अच्छे शब्दों में तो व्यक्त करें, बेहतर तरीके से लिखें, लेकिन अगर उसे प्रमाणिक नहीं बनाएंगे तो पढ़ने वाले को मजा नहीं आएगा, फिर वो लगेगा कि आप हवाई बात कर रहे हैं। तो उसके लिए तथ्यात्मक चीजें आपको जुटानी पड़ेंगी लिखने से पहले। यानी आप अभी से काम करते चलो, एक डायरी बना सकते हो सभी कि कोटेशन कोई अच्छा मिल जाए, चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे वो एनवायरमेंट से हो, चाहे वो आपदा से हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से हो, चाहे वो आतंकवाद से हो, उनके जो आंकड़े हैं करंट अफेयर जो पढ़ते हो उनको भी लिखते रहते हैं। जैसे महिलाओं से संबंध अगर मान ली जाए तो रिपोर्ट जारी होती है या नीति आयोग की रिपोर्ट जारी होती है कि महिलाओं से संबंधित आंकड़ों में मतलब जो हिंसा है इसमें वृद्धि हो गई, इतने प्रतिशत वृद्धि हो गई है, तो आप उसे नोट कर लोगे कि भाई ये जो है हम कभी जब निबंध लिखेंगे, सोसाइटी का कोई निबंध आता है, महिलाओं से संबंधित स्त्री सशक्तिकरण आता है तो उसमें हम ये चीज डालेंगे, उसे हाईलाइट करेंगे। तो आप उनका नोट्स बनाएं उसी चीज का, उससे आपको मेहनत करनी होती है पहले नहीं करनी, ताकि अगर हम पहले से नोट्स बनाकर रख लेते हैं जी तो ये बार बार हम रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से निबंध की बात होती है। और निबंध में थोड़ा सा 3 पोर्शन होते हैं, 3 निबंध होते हैं, 3 की शुरुआत अलग अलग तरीके से करना चाहिए। तो मुझे लगता है ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जगह पे अच्छा नंबर मिल सकता है। जैसे किसी आप कहानी से शुरू कर सकते हैं, किसी निबंध की शुरुआत, किसी को शायरी से शुरू कर सकते हैं, कोई निबंध आप प्रश्नवाचक तरीके से प्रश्न खड़ा करते हुए शुरुआत कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब अलग अलग डिफरेंट हो जाता है, वेरिएशन होना चाहिए तीनों निबंध में, एक जैसे नहीं लगनी चाहिए। और सब में निष्कर्ष बहुत शानदार सकारात्मक लिखना चाहिए। निष्कर्ष से मतलब कुछ लोग निष्कर्ष नहीं लिखते हैं, वो गलत बात है। निष्कर्ष हमेशा लिखिए और सकारात्मक को उसमें कुछ अपने सुझाव, जो सकारात्मक सुझाव वो देते हुए भी आने चाहिए, ताकि आपके अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी वाला आपका पता चले। ठीक है, तो ये चीज हो गई निबंध की बात। आती है बात आलेखन की। जी 100 नंबर, 100 नंबर का आलेखन होता है। उस आलेखन में जिसे पत्र लेखन भी कहते हैं, उसमें सारांश लेखन भी आता है, संक्षेपण, और जो है कुछ पंक्तियां होती है जिनका व्याख्या करनी होती है, इस तरीके से होगा। और साथ में पत्र लिखना होगा, सरकारी पत्र जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें होता है, ठीक है, वो सब लिखने होते हैं। और उसी में कंप्यूटर रहेगा, मुहावरे रहेंगे, ग्रामर पोर्शन भी रहता है, जो है बकैर रहती हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश प्रशासनिक शब्दावली जी प्रशासनिक शब्दावली जो है वो रहेंगी, वो 10 नंबर की होती है। तो उनको आप तैयार करेंगे। तो वो सब क्या है ना, बेसिकली 100 नंबर की जो हिंदी है जी, उसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है कि जो लेखन का है, मतलब जैसे पत्र लेखन हो गया, सारा कुछ इसको आप प्रैक्टिस करिए, इनकी परिभाषाएं लिखिए, याद करिए, लिख लिख के देखिए।
पत्र लेखन का प्रारूप तैयार करिए, बार बार लिखिए, रफ कार्य करिए, बार बार लिखिए। बार बार लिखते लिखते आपको ध्यान आए कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे प्रेषक लिखना है, कहाँ पे हमें निश्चय लिखना है, कहाँ पे अनुभाग डालना है, सब चीज आपका फॉर्मेट लिखते लिखते याद होगा। तो वो काम करना, कोई भी अशुद्धि, जरा सी भी अशुद्धि यहाँ पे क्या होता है, नंबर बहुत कटवा देती है, क्योंकि पत्र लेखन है, आपकी हिंदी है और हिंदी आलेखन व्याकरण का पेपर ये है, तो आपकी लेखनी आपकी जो शुद्धियां हैं वो होनी मायने चाहिए। रखती है। तो वर्तनी अशुद्धि पे बहुत काम करना चाहिए। जो लोग वर्तनी अशुद्धि कर देते हैं वहां पे क्या होता है, नंबर बहुत घटता है। ज्यादा से ज्यादा शुद्ध लिखने का प्रयास करें, बार बार लिखें, अपने मित्रों, सहयोगियों और बड़े जो मार्गदर्शक उनको चेक कराते रहे, दिखवाते रहे कि भाई कहाँ पे हमारी गलती हो रही है। अगर वर्तनी अशुद्धि है तो उसे जरूर दूर करें। सर एक प्रश्न यहाँ पर और रह गया कि जो वाक्य प्रयोग या मुहावरे लोकोक्तियां आते हैं और उनको वाक्य में प्रयोग होना होता है, तो वहां पर वाक्य कैसे प्रयोग करें? एक तो हम एकेडमिक्स में अपने हाई स्कूल में 12th में यूज करते थे, एक बहुत सामान्य सा वाक्य, और ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो यहाँ पर जो वाक्य प्रयोग होना चाहिए मुहावरों का, लोकोक्ति में, वो कैसा? हाँ, मैं इसके लिए बोलूंगा कि जो मुहावरे हैं या लोकोक्तियां हैं, पहले तो उनका अर्थ लिखना होता है। जी, तो कोशिश करिए कि सटीक अर्थ लिखिए। लोग दाएं बाएं अर्थ में लिख देते हैं, उससे मिला जुला हुआ अर्थ समझ में आ रहा है लिख देते हैं, फिर नंबर कट जाते हैं। लोगों को लगता है कि आपने नंबर क्यों कटा। लेकिन सटीक अर्थ लिखना है, जो पूछा गया एकदम सटीक अर्थ लिखना है। इसलिए बार बार आपको याद करने पड़ेंगे मुहावरे, लोकोक्तियां, उनका अर्थ याद करना पड़ेगा। वाक्य प्रयोग के बारे में ये कहूंगा कि पहले से आप प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि अगर ये सोच के जाते हैं कि वहां मैं रैंडम कुछ लिख दूंगा तो वहां आपके पास इतना टाइम नहीं है सोचने का। तो थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करते रहे तो आपके वाक्य की संरचना बनती रहती है कि मतलब मैं किसी जो है लोकोक्ति में या मुहावरे में क्या प्रयोग करूँ। और कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि आपको बहुत शानदार सेंटेंस लिखना है। आप सामान्य भाषा में, सरल सहज सुबोध भाषा में अगर लिखते हैं तो बढ़िया है। आप प्रासंगिक कोई उदाहरण देते हुए लिख देते हैं, कोई उदाहरण करंट लिखते हैं, अच्छा बहुत अच्छा हो ज्यादा जाता है। जो आपको अच्छा लगेगा ना, वो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। आप अगर कुछ बढ़िया लिख देते हो और मजा आता है ना, बहुत अच्छा लिख दिया, हाँ बहुत अच्छा, तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। तो ये है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। लोग राम शाम से भी उदाहरण दे देते हैं और नंबर पा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एग्जामिनर के मन पे कैसा चेक करके कैसा नंबर देता है। लेकिन आप करंट बेस लेकर के अगर कुछ जोड़ते हो जो प्रासंगिक है, उस घटना का जिक्र लोकोक्ति मुहावरों के माध्यम से करते हो ना, तो वो ज्यादा आकर्षक लगता है देखने में, तो फिर वो नंबर अच्छा है। तो ये बात हो जाती है। बिल्कुल सर, ये काफी लंबा वीडियो हो गया। और 2 स्तर का ये एग्जाम है, एक आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद ये मेंस परीक्षा होती है, इसके बाद इसमें इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा, और दिसंबर में इसका एग्जाम है। तो एंड करते हैं, आप सभी को बहुत